तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का 4.1 जो है इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ ख़त्म करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी टोटल इसमें लगभग 8 सवाल है और आठों सवाल को जांच करके देखना है। मैं आप लोगों को किताब दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये सवाल जो है, सारे सवाल को मैं उतार करके और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। पूरा टोटल का टोटल क्वेश्चन 4.1 का आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ देखिए x+1 का होल स्क्वायर, यानी इसमें फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर में a² + 2ab + b², ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ a के जगह पे x है और b के जगह पे 1 है, तो यहाँ a² यानी कि x² + 2ab + b² बराबर 2 को x से गुना करेंगे 2x होगा और 2 तिया 6 होगा। समझ पाएँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, x² 2 को यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 2 और फिर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस दोनों टर्म को हम इधर ले आते हैं तो जो प्लस है वो माइनस में बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और बराबर की इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। समझ पाए दोस्तों। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो यहाँ से 2x प्लस और माइनस कट जाएगा, तो केवल x² और 6 + 1 और +6 यानी कि 7 बराबर 0। तो हमको कहा गया था क्या ये द्विघात समीकरण है, तो दोस्तों जी हाँ, अतः ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि पावर में 2 बचा है। अगर x² के पावर में 2 नहीं रहता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। द्विघात समीकरण का मतलब है कि पावर में 2 होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है ताकि आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा और अपना नोटबुक भी कुछ इसी तरह से बनाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और आपके नंबर कटने के चांसेस कम हो, ठीक है। दूसरा सवाल है x² - 2x बराबर -2 इंटू 3 - x। ये है क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा सवाल प्रश्नावली 4.1 का। तो देखिए, x² - 2x बराबर -2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 -6 होगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x होगा, ठीक है। अब इस दोनों को बराबर की इस तरफ ले चलेंगे तो देखिए x² - 2x 6 माइनस में है, बराबर की इस तरफ ले आए हैं तो प्लस में हो गया और प्लस 2x को बराबर की इस तरफ लाए यानी कि LHS में तो -2x हो गया। नियम है दोस्तों कि जब भी आप RHS से LHS में लाते हैं तो साइन उसका बदल जाता है, या फिर LHS से RHS में ले जाते हैं फिर भी उसका साइन बदल जाता है, ठीक है। बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, x² -2x और -2x -4x + 6 बराबर 0, यानी अतः ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि पावर में यहाँ 2 बचा है, अधिकतम पावरों की संख्या इसमें 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है सवाल x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। x को दोनों से गुना करके यहाँ पे लिखना है, फिर -2 को दोनों से गुना करके यहाँ लिखना है। तो चलिए गुना करते हैं। x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, ठीक है। x को +1 से गुना करेंगे तो दोस्तों +x होगा, क्योंकि 1 को किसी संख्या से या किसी चीज़ से गुना करते हैं तो वही होता है, ठीक है। -2 को अगर x से गुना करेंगे तो -2x होगा, माइनस और प्लस होता है माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बराबर है तो बराबर x को x से गुना करेंगे x², फिर x को 3 से गुना करेंगे 3x, यानी कि इस x को दोनों से गुना करके लिखे हैं,
फिर -1 को दोनों से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। -1 को x से गुना करें तो -x होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। -1 को +3 से गुना करें तो माइनस और प्लस होता है माइनस, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, आराम से समझना है। बराबर के दोनों तरफ जब LHS में भी और RHS में भी, RHS में LHS में कभी भी कोई चीज़ बराबर हो तो उसे काट दें। x स्क्वायर दोनों प्लस में है इसलिए दोनों कट जाएगा, ये नियम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे -2x और प्लस का x, तो इसमें से 2x में से एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे -x होगा, ठीक है। यहाँ समझ पाए, -2x में से एक x चला जाएगा तो -1x बचेगा, -2 है तो -2 बराबर। इधर भी देखिए 3x में से एक x चला जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, -3 है तो -3 हो जाएगा। अब इस दोनों टर्म को बराबर की इस तरफ ले आएंगे। देखिए -x -2x को बराबर की इस तरफ लाए तो -2x, क्योंकि प्लस में था तो माइनस में बन गया, और -3 को बराबर की इस तरफ ले आए तो +3 हो गया बराबर 0। यहाँ पे देखिए x वाला को पहले ऐड कर लीजिए, -x -1x और -2x, टोटल हो गया -3x, -2 +3, प्लस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा, 3 में से 2 चला गया, 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इस टर्म में पावर में 2 नहीं है दोस्तों, यानी इसके पावर में अगर 2 नहीं है इसका मतलब ये हुआ, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ पाए, द्विघात समीकरण कब होता है, जब पावर में दोस्तों 2 बचता है, यानी कि पावर में 2 है तो इसका मतलब वह द्विघात समीकरण है, और पावर में 2 नहीं है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पूरा का पूरा टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का। अब यहाँ देखिए सवाल दिया गया है, कुछ इस टाइप से ये सवाल है वहाँ पे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस x को दोनों से गुना करके यहाँ पे लिखना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा। फिर -3 को दोनों से गुना करके इस तरफ लिखेंगे, बराबर का बराबर। फिर इस x को दोनों से गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो चलिए गुना करते हैं। x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, +1 को x से गुना करेंगे तो +x होगा, -3 को 2x से गुना करेंगे तो प्लस ये है माइनस, तो -3 दूना 6x होगा, -3 को +1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, ठीक है दोस्तों, बराबर का बराबर है। x को x से गुना करें x स्क्वायर, x को 5 से गुना करें 5x होगा। समझ पाए। अब यहाँ करना है क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ दोस्तों 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 6x में से एक x चला जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसीलिए, और यहाँ -3 है तो -3। इस दोनों टर्म को बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो ये जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस, और बराबर की इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 0 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x स्क्वायर को मिलाइए, यहाँ पे है प्लस में 2x स्क्वायर, यहाँ है माइनस में 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर चला जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ देखिए -5x और -5x, यानी कि -5x -5x हो जाएगा -10x, संख्या वाला केवल एक -3 बचा है, और बराबर में 0 तो बराबर में 0, यानी यहाँ भी देखिए पावर में अधिकतम पावरों की संख्या 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 4 है उसी तरह से 5 भी है। आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं, चाहे तो इसको पॉज कर लें और खुद से बनाने का प्रयास करें, अगर कहीं दिक्कत होता है तो फिर यहाँ से समझें, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोटबुक जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि मैं टोटल का टोटल क्वेश्चन एक एक चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करूंगा दोस्तों। अब देखिए 2x को दोनों से गुना करते हैं तो 2x को x से गुना करें तो 2x स्क्वायर होगा, 2 का 2, और x यहाँ पे 2 बार आता है इसलिए पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2x को -3 से गुना करें
तो 3 दूना 6 यानी कि 6x माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। फिर -1 को दोनों से गुना करेंगे, -1 को x से गुना करेंगे तो -1x होगा। -1 को -3 से गुना करें तो माइनस माइनस होगा प्लस, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बराबर का बराबर यहाँ x को x से गुना करेंगे x², फिर x को -1 से गुना करेंगे तो -x होगा, +5 को x से गुना करें तो +5x होगा, फिर 5 को -1 से गुना करें तो -5 होगा। अगर इसको समझने में आपको कहीं दिक्कत या कन्फ्यूजन लगेगा तो नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x² -6x और -1x, तो दोनों जब भी माइनस में हो तो माइनस तो रहेगा और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए -6x है और -x है तो 6x और 1x यानी कि 7x, और दोनों माइनस में है इसलिए एक माइनस रख दिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुना रहता तो प्लस होता, यहाँ पे गुना नहीं है, दोनों में संबंध सिर्फ -6x यानी कर्जा समझिए, एक आदमी के पास -6x कर्जा है और एक आदमी के पास 1x कर्जा है, यानी टोटल आदमी के पास कर्जा जो हो गया 7x कर्जा हो गया, कर्जा माने माइनस। ठीक है दोस्तों, +3 बराबर का बराबर x², 5x प्लस में और 1x माइनस में है तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4x बचेगा, -5 है तो -5। ठीक है, अब इस तीनों को उधर ले जाएंगे बराबर की इस तरफ यानी कि LHS में लाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए 2x² -7x +3, x² को इधर लाए तो -x², 4x को इधर लाए तो -4x, 5 को इधर लाए तो +5 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2x² में 1x² चला गया तो 1x² बचेगा, -7x और -4x, x वाला को x में ढूंढना है तो -11x हो जाएगा। संख्या में देखिए +3 है +5 है यानी कि +8 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये देखिए इसमें भी पावरों की संख्या, इस समीकरण में अधिकतम पावरों की संख्या केवल 2 है, इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से सवाल दिया गया है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा कि a - और b का होल स्क्वायर जो होता है a² - 2ab और +b² होता है दोस्तों, समझ पाए। तो यहाँ देखिए a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है, तो यहाँ इसी फॉर्म में या इसको बैठा देंगे, a² यानी कि x² - 2ab, b के जगह पे 2 है, +b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे का तैसा। उसके बाद बराबर का बराबर x² - 2 दूनी 4x होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस सब को बराबर के इस तरफ लाएंगे। उससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ मिले तो उसको काट दीजिए। x² और x² सेम मिल रहा है तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों टर्म को इधर लाएंगे, इधर बचेगा 3x +1 बच गया +1, और -4x को बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस के 4 को उधर लाएंगे LHS में तो -4 हो जाएगा। अब x वाला को x में जोड़ दीजिए, 3x + 4x हो जाएगा 7x, -4 में +1 जोड़ देंगे यानी कि घट जाएगा तो -3 बचेगा बराबर का 0। यानी इस समीकरण में देख लीजिए पावर में अधिकतम पावरों की संख्या इसमें 1 है, पावर में कुछ नहीं हो तो समझो 1 है, पावर में कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, यानी कि इसके पावर में 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना कुछ ना कुछ आते ही रहता है, क्योंकि हम अपने चैनल पर पूरा सल्यूशन, कंप्लीट सल्यूशन स्टूडेंट को बताते हैं ताकि आपके किसी भी एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से लिखा गया है, एनसीईआरटी सवाल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर पहला का 7वां सवाल। यहाँ क्या करेंगे, देखिए a + b का होल क्यों दिया हुआ है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो मैं यहाँ पे फार्मूला आपको लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चाहे तो आप लोग एक नोटबुक बनाइए फार्मूला का जिसमें केवल और केवल फार्मूला हो। a + b का होल क्यों होता है AQ + 3a² b + 3ab² + bq।
ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है दोस्तों। आगे मैं आप लोगों को a माइनस बी का भी फार्मूला बताऊंगा जब ये सवाल इस तरह का आएगा तो, क्योंकि जिस तरह का सवाल हो उस तरह का फार्मूला आप अगर देखें तो बहुत अच्छा लगता है। ये फार्मूला अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छा से दोस्तों। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, तो जैसे जैसे है वैसे बैठाइए फार्मूला पे। देखिए a क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस 3a स्क्वायर, a के जगह पे x है इसलिए x का स्क्वायर हो गया, गुना b के जगह पे 2 है दोस्तों इसलिए मैंने 2 रखा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर इस तरह से मैंने रख दिया, 3ab स्क्वायर, b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस b क्यू यानी कि 2 का क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बराबर का बराबर लिखे, 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 बार x आ गया इसलिए 2x के पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो समझिए गुना है दोस्तों। 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यू होगा, 2x को माइनस 1 से गुना करें दोस्तों, 2x को माइनस 1 से गुना करें तो यहाँ पे आपका माइनस 2x ही होगा, पावर में 2 नहीं होगा। समझ पाए? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्स क्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स क्यू 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x हो जाएगा। उसके बाद 2 का क्यू 8, 2x क्यू को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 2x क्यू हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और 2x को माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में 2x क्यू है, प्लस में 1x क्यू है, दोनों को देखें यहाँ पे 2x क्यूब माइनस में और प्लस में 1x क्यू, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1x क्यू बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 6x स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे 6x स्क्वायर और यहाँ पे केवल 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केवल 6x स्क्वायर। गलती हो गया था क्योंकि यहाँ पे पावर 2 था इसलिए 6 2 8 कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 12x है यहाँ पे देखिए, और प्लस का 2x है यानी कि 12 और 2 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 और 2 14x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 8, उसके बाद कुछ नहीं बचा, बराबर में 0। इसका मतलब देख लीजिए दोस्तों, इस समीकरण में पावरों की अधिकतम संख्या जो है वह 3 है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण में केवल 2 चाहिए, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जब भी आपको टाइम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यू दिया है, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों a माइनस बी का होल क्यू क्या फॉर्मूला होता है, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फार्मूला वाला कॉपी नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। मैंने टोटल का टोटल फार्मूला बताया है, यूट्यूब के सर्च में जाइएगा, लिखिएगा दोस्तों क्लास 10 मैथ ऑल फार्मूला बाय सूरज सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम करते क्या है, एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस x है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने माइनस x लिखा, प्लस 1 बराबर का बराबर, यहाँ a माइनस बी का होल क्यू इस फार्मूला पे बैठा देते हैं। तो देखिए ए क्यू, हमने कहा ए क्यू, यहाँ है ए क्यू, तो यहाँ मैंने लिखा एक्स क्यू, क्योंकि x के जगह a के जगह पे x है इसलिए एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर, a के जगह पे x है दोस्तों इसलिए x स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, b के जगह पे 2 है, a के जगह पे x है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, माइनस b के जगह पे 2 है तो 2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जैसे का तैसा, उसके बाद बराबर है तो बराबर, एक्स क्यू 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x माइनस 2 का क्यू 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों बराबर के दोनों तरफ एक्स क्यू मिल रहा है, यानी कि जब भी बराबर के दोनों तरफ सेम चीज़ मिले, कोई भी चीज़ सेम मिले तो उसको काट दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस का 4x स्क्वायर है, माइनस का 4 माइनस का x प्लस का 1,
और इस सब को बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। माइनस का 6x² प्लस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 12x माइनस का 8 प्लस का 8 बराबर की इस तरफ कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बचा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, माइनस में 4x² प्लस में 6x² है, 6x² में 4x² चला जाएगा तो 2x² बचेगा। माइनस का 12x माइनस का 1x तो माइनस का 13x हो जाएगा, प्लस का 8 और प्लस का 1 यानी कि प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि इस समीकरण में पावरों की अधिकतम संख्या 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों टोटल का टोटल 8 क्वेश्चन आपको आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा नंबर सवाल में 4 सवाल है, चारों सवाल को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन पूरा सल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर सवाल कहता क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी केवल ये जो चारों सवाल दिया गया है, इस चारों सवाल को ध्यान से देखिए। इस चारों सवाल को आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, ये जो सवाल कहता है। ठीक है, तो चलिए हम चारों सवाल को द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं और उसका आंसर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि अगर आपको एग्जाम में इसका अगर निरूपित करने के लिए कहा जाए केवल द्विघात समीकरण में, तो केवल द्विघात समीकरण में ही लिखना है। अगर आपको कहेगा ये एक सवाल दे देगा, कहेगा आंसर निकालिए, यानी कि ऐसा दे देगा, ये नहीं देगा, तब आपको कैसे करना है। तो दोनों चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दूसरा का पहला सवाल कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई यानी कि मीटर में लंबाई, ये जो दिया हुआ है ना, ये मीटर में लंबाई कहता है, यानी कि लंबाई का जो आंसर आएगा वो मीटर में होगा। तो क्षेत्र की लंबाई यानी आयताकार जो क्षेत्र है उसकी लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये सवाल दिया गया है। अगर यही सवाल आपको एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ तक निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये स्थिति दे दिया रहे द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित कीजिए, तो केवल आपको निरूपित करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका चलिए हम लोग सल्यूशन करते हैं। अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, अपने पास किताब को जरूर रख लें, आपको और आसानी तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसका सल्यूशन देख लेते हैं। सवाल में दोस्तों लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहता है, इसलिए हमने माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। पहले स्थिति में प्रश्न में कहता है लंबाई कहता है कि चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। अधिक माने 1 जोड़ देना है दोस्तों। तो लंबाई यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ हमने x रखा, चौड़ाई y है तो हमने y रखा, गुना 2 प्लस 1, 2 को y से गुना करेंगे 2y होगा, प्लस 1 है तो प्लस 1। इस तरह से दोस्तों x बराबर 2y प्लस 1 हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हो गया। और अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। सवाल में आपको दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसलिए हमने अब लिखा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, बराबर 528। लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई हमने y माना है, बराबर 528। x का मान देखिए यहाँ से हम लोग रखेंगे, x का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे x का मान समीकरण 1 से रखेंगे 2y प्लस 1 गुना y है। हमने यहाँ पे कोष्ट इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ 2 टर्म जो है ये y जो है x के लिए है और x का जो भी मान है सबके लिए ये y है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे कोष्ट ले लिया। ये अब आया कहाँ से, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से आया है, समझ पाए। अब देखिए इस y को 2y से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y² प्लस का प्लस, y को 1 से गुना करेंगे तो y, 528 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 528 बराबर 0। सवाल कहता है दोस्तों कि आप केवल इस सवाल को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये समीकरण में पावरों की अधिकतम संख्या देखिए 2 है, यानी कि ये जो समीकरण है दोस्तों, ये जो टर्म है आपका द्विघात समीकरण में आ गया है। तो इस सवाल के अनुसार NCERT 4.1 का दूसरा नंबर में जो सवाल कहता है कि केवल आप इस सवाल को, दूसरा का पहला सवाल जो है उसको आप जो है केवल
द्विघात समीकरण के रूप में लाइए। बस यहीं तक आपका आंसर हो जाता है। यही है द्विघात समीकरण का रूप निरूपण और यही आपका आंसर हो जाएगा किताब के अनुसार। लेकिन आपको कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि आप इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका समीकरण दिया गया है ना, इस समीकरण को आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे, हमने हल करके रखा है। इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आता है तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ध्यान से देखिए, मैंने गुणनखंड विधि से दुनिया के किसी भी समीकरण को, हार्ड से हार्ड समीकरण को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका मैं लिंक नीचे दे देता हूं, वहां से आप लोग इसका सल्यूशन देख लीजिएगा। यदि आपको गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करने आता है तो यहाँ से आप हल कर सकते हैं। मैंने भी हल करके रखा है, आपको मैं अभी दिखाता हूं। अगर आपको समीकरण का हल करने नहीं आता है तो मैंने प्रॉपर एक खास वीडियो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो मैंने गुणनखंड विधि से दुनिया के किसी समीकरण को आप हल कर सकते हैं चुटकियों में। तो चलिए इसका भी हम लोग सल्यूशन देख लेते हैं। इस किताब के अनुसार, एनसीईआरटी किताब के अनुसार जो सवाल था उसका आंसर यहीं तक खत्म हो जाता है। लेकिन आपको जब एग्जाम में कहेगा लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तब आपको कैसे ज्ञात करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। इससे आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप इस समीकरण को गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। उसको अगर आप लोगों को गुणनखंड विधि आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ मैंने बना करके सल्यूशन दे दिया है, ध्यान से देख लीजिए। और इसका सल्यूशन आप लोग आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। यदि गुणनखंड विधि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग खुद से वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिए। और इसका सल्यूशन आपका जो आंसर होगा, लंबाई हो गया 33 और चौड़ाई हो गया 16। यहाँ जो मैंने अमान्य लिखा है दोस्तों, अमान्य का मतलब होता है कि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। किसी भी सवाल में यदि आप मानते हैं, माना कि ये बराबर ये, कुछ भी मानते हैं उसमें आपको माइनस का मान नहीं रखना है, प्लस वाला रखना है। मैंने कंप्लीट सल्यूशन प्लस वाला रखना है, कंप्लीट सल्यूशन बताया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं आता है गुणनखंड विधि से तो। क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस तरह का सवाल इसी तरह से दे देगा और ये इसी तरह से दे देगा, कहेगा इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल करें, तब आपको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल है, दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया गया है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी ये जो दो धनात्मक पूर्णांक है ना, उसे हमें ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ कहता है केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अगर यही सवाल आपको एग्जाम में रहेगा तो पूर्णांक को ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं तो एनसीईआरटी इस सवाल के अनुसार केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चले इस सवाल का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं, माना दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x तो दूसरा x + 1 होगा। कैसे, देखिए अगर एक 4 है तो 4 लगातार कहता है क्रमागत, तो 4 के तुरंत बाद 5 होगा। अगर हम लोग 10 लिखेंगे तो 10 के तुरंत बाद 11 होगा। अगर हम लोग 45 लिखेंगे तो 45 के तुरंत बाद 46 होगा। इसी को कहते हैं क्रमागत। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दोनों प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए दोस्तों। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x मान लिए और एक x + 1 मान लिए। क्योंकि अगर ये पहला 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तभी 5 होगा। पहला 10 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तभी 11 होगा। पहला 45 है, 45 में 1 जोड़ेंगे तभी 46 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। प्रश्न में कहता है दोनों का गुणनफल, एक संख्या हो गया x और दूसरी संख्या x + 1 हुआ। ठीक है, दोनों का गुणनफल दिया गया है 306। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x गुना x + 1 बराबर 306। x को x से गुना करेंगे तो x² होगा प्लस
x को 1 से गुना करेंगे तो 1x होगा। 306 को बराबर के इस तरफ ले आइए तो -306 बराबर 2, सॉरी दोस्तों बराबर 0। तो ये समीकरण देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया क्योंकि पावर में 2 है, अतः यही है द्विघात समीकरण का रूप, हमें यहीं तक निकालना था। अगर इसी को ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप लोग इसको भी गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी तुरंत पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। सेम टू सेम आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण को दिया हुआ है, द्विघात समीकरण अगर आपको हल करना है तो गुणनखंड विधि से जरूर हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा सवाल। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब ये समझिए, अगर रोहन का दोस्तों 10 साल है तो उसका माँ का जो उम्र होगा 36 साल होगा, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ा है, 26 बड़ा है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में कहता है, इसका कोई मतलब नहीं। उनकी आयु जो होगा वर्ष में ही होगा, दिन में महीना में नहीं होगा। उनकी आयु यानी कि रोहन और माँ की आयु का गुणनफल अब से, अभी जो है उससे 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात मतलब बाद। ठीक है, 360 हो जाएगी, यानी गुणनफल कहता है। मान लीजिए रोहन का अभी अगर 10 साल है तो दोस्तों 3 साल के बाद जो रोहन का उम्र होगा वह 13 साल होगा। अगर उसकी माँ का उम्र 26 साल है तो 3 साल के बाद 29 साल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस सवाल के अनुसार केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करना है तो आंसर आएगा नहीं, केवल द्विघात समीकरण तक ही आएगा। अगर आपको यही सवाल एग्जाम में आता है और ये नहीं दिया रहेगा तब आपको रोहन की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, तो मैं आपको निकाल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 की ओर बढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं बहुत ही आसानी तरीका से दोस्तों। तो देखिए यहाँ हमने मान लिया, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, वर्ष में मान लिया, महीना में नहीं मानेंगे। ठीक है, उसकी माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है अभी का जो आयु है। मान लीजिए अभी आपका 10 साल है तो 3 साल के बाद आपका 13 साल हो जाएगा, तो अभी का जो उम्र 10 साल है ना वही है वर्तमान आयु। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, क्योंकि ये निकालना भी है इसलिए मान लिए, और उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26, क्योंकि उससे रोहन से 26 वर्ष ज़्यादा है। ज़्यादा है दोस्तों, ज़्यादा जब भी हो, अधिक जब भी हो तो जोड़ देना है, अगर कम का चर्चा हो तो घटा देना है। ठीक है, तो उसका माँ का उम्र x + 26, रोहन का उम्र हो जाएगा x वर्ष। 3 वर्ष बाद, सवाल कहता है 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी, पहले x था और 3 वर्ष के बाद, बाद माने जोड़ हो जाएगा, तो रोहन के आयु में, रोहन का आयु x था उसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष के बाद रोहन का आयु क्या हो गया, x + 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके माँ की आयु x + 26 था, लेकिन 3 वर्ष के बाद ये जो उम्र दिया हुआ था ना, इसमें 3 वर्ष को जोड़ देंगे, तो प्लस हमने 3 कर दिया, क्योंकि 3 साल के बाद कहता है, 3 वर्ष बाद कहता है, तो उसकी माँ की आयु हो क्या जाएगा 3 साल के बाद, x + 29। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद कहता है प्रश्न में कि दोनों का गुणनफल, यानी इसका और इसका, 3 वर्ष बाद वाला उम्र ये है और उसकी माँ की उम्र 3 वर्ष बाद वाला ये है, तो दोनों का गुणनफल 360 दिया गया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए प्रश्न से दोनों का गुणनफल 360, गुणनफल माने गुना दोस्तों, गुणनफल माने गुना। तो यहाँ देखिए x को हम लोग दोनों से गुना करके लिखेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x²। ठीक है, फिर x को 29 से गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, 3 को 29 से गुना करेंगे तो 87 हो जाएगा। 308 को, सॉरी दोस्तों 360 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो 360 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में दिया गया है, बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। x², 29x और 3x दोनों को जोड़ देंगे तो 32x होगा, माइनस में 360 में 87 को घटाएंगे तो माइनस में 273 बचेगा, बराबर में 0। ये भी देखिए सवाल के अनुसार ये दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, क्योंकि पावरों की अधिकतम संख्या 2 है, इसीलिए यही जो है द्विघात समीकरण का रूप है। अगर आपको एग्जाम में यही सवाल देता है और उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्तमान आयु जब ज्ञात करना पड़ेगा तो आपको यहाँ से दोस्तों गुणनखंड विधि से आपको निकाल लेना है। मैंने आपको गुणनखंड विधि सिखा दिया है। गुणनखंड विधि से यहाँ से आप x
निकाल सकते हैं। x जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए x का मान अगर 10 आ जाता है गुणनखंड विधि से, तो रोहन का वर्तमान आयु 10 हो जाएगा और उसका माँ का वर्तमान आयु 10 + 26 यानी कि 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको गुणनखंड विधि से x को निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल एनसीईआरटी में कहता है केवल इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाइए, तो यहाँ हमने द्विघात समीकरण के रूप में लाया और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी जो है ना 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कम होता, कम मतलब माइनस होता, तो वह उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर को ही तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। कितना घंटा? 3 घंटा अधिक लेता, क्योंकि चाल कम हो गया है, ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ तक दोस्तों हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अगर इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछता है तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी होगी। लेकिन सवाल में कहता है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो केवल हमें निरूपित करना है। अगर आपको ये सवाल आता है एग्जाम में या टेस्ट में, किसी भी एग्जाम में आता है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको निकाल करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और दूरी दिया गया है एकदम शुरुआत में 480 किलोमीटर। जब भी चाल दूरी दिया हो अपने मन से समय निकालिए, क्योंकि चाल दूरी और समय एक दूसरे का पूरक है, हमेशा एक दूसरा साथ में रहता है, दुश्मन नहीं है। एक ही वतन एक ही जान है दोस्तों। तो जब भी चाल दिया हो, दूरी दिया हो, समय अपने आप निकालिए। समय बराबर होता है फार्मूला दूरी बट्टा चाल। दूरी दिया गया है 480 किलोमीटर, तो 480 लिखेंगे और चाल दिया है x, तो x लिखेंगे। यहाँ से समय, दूरी, चाल सब मिल गया, ठीक है। अब कहता है आगे दोस्तों, सवाल में है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल क्या हो जाएगा? पहले चाल x था, यहाँ पे देखिए पहले चाल था दोस्तों x, लेकिन अब घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो चाल को हम लोग घटा देंगे। कम माने घटा देंगे, जो चाल दिया था उसी में से 8 को घटाएंगे, तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब चाल हो जाएगा और दूरी वही दिया है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग समय तुरंत निकाल लेंगे। दूरी बटे चाल, यहाँ पे देखिए दूरी बटे चाल समय है, तो दूरी हो गया 480 और चाल हो गया x - 8, ठीक है दोस्तों। चलिए अब प्रश्न से सवाल में हम लोग ये बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग ये समझिए, इस तरह का अगर सवाल रहता है तो ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि ये बड़ा है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ ये बड़ा है। क्यों बड़ा है समझिए, ट्रिक लगाइए। जब भी आपको इस तरह का मिले सवाल, इस तरह का अगर यहाँ तक आप लोग निकाल लेते हैं तो इसके बाद आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको ये देखना है अगर माइनस लगा है तो जो होगा माइनस वाला वही बड़ा होगा, और अगर यहाँ पे प्लस रहता तो ये बड़ा होता। कैसे होता है तो मैं आपको समझाऊंगा इसके लास्ट में, जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिलहाल ट्रिक याद रखिए। अगर समय दोनों में दिया है 480 बट्टा x और यहाँ समय है 480 बट्टा x - 8, तो दोस्तों अगर माइनस वाला है तो ये समय बड़ा है और ये वाला समय छोटा है। तो प्रश्न से क्या कहता है दोस्तों कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा चाल, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय अधिक लगेगा। तो हमने क्या किया, बड़ा में से छोटा को घटा दिया। प्रश्न से बड़ा में से छोटा को घटा देना है। बड़ा वाला ये था और छोटा वाला ये है, इसको हमने घटा दिया। बराबर में 3 घंटा, जितना घंटा समय अधिक लगता है बराबर किस तरफ रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ गए तो सवाल में कुछ नहीं है, बस आप गुना भाग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x - 8 और x का हमने लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे लघुत्तम ये आ गया x - 8 × x, ठीक है। जो मिलता है उसको नहीं देखना है, दोनों मिल रहा है तो केवल हमें x को 480 से गुना करेंगे तो 480 x होगा। माइनस का माइनस
और x मिल रहा है तो 480 को हमें इससे गुना करना पड़ेगा, इसलिए हमने 480 गुना x माइनस 8 रखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको तोड़ लेते हैं कोष्ट को। 480x माइनस 480 को x से गुना करेंगे तो माइनस 480x आएगा, माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से गुना करेंगे तो 3840 होगा। ठीक है दोस्तों, हमने पहले से गुना करके रखा है। तो यहाँ देखिए 480x प्लस में दिया है, 480x माइनस में है, दोनों काट दीजिए। केवल यहाँ अब आपको कोना कोनी गुना करना है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 रख दिया। कोना कोनी गुना करिए, 3840 को 1 से गुना करेंगे, गुना 3 गुना इतना को गुना करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोना कोनी गुना करना है। 3840 को 1 से गुना करेंगे, 3840 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने 3 को x से गुना किए तो 3x होगा, x माइनस 8 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3840, 3x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, 3x को 8 से गुना करेंगे तो 24x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 3840 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, यानी कि बराबर के एक तरफ 0 बचता है तो 0 रख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों जैसे वैसा ही रहेगा। 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको बराबर के उस तरफ ले गए RHS में तो देखिए यहाँ पे 3840 हो गया। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये लग रहा होगा कि ये था LHS में, फिर भी LHS में ही है तो फिर ये प्लस के जगह पे माइनस कैसे हो गया। तो समझिए दोस्तों, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3840 होगा, बाकी ये जो दोनों है वैसा ही रहेगा, बराबर के इस तरफ 0 होगा, यानी कि एक तरफ आपको 0 बच रहा है और एक तरफ ये वाला टर्म बच रहा है, माइनस में 3840 बच रहा है। तो यही मैंने लिखा, जैसे था वैसा ही लिखे, इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया और बराबर के एक तरफ 0 बच गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, 3 से देखिए सभी कट रहा है, ये भी, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। जब सभी में दिखाई दे कि कॉमन आ रहा है, कट रहा है सेम चीज़ से, तो उसको कॉमन ले लीजिए, छोटा हो जाएगा, बनाने में आसानी होगा। 3 मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि 3 हटाना है इसमें से, तो ये x स्क्वायर, इसमें से 3 हटाएंगे तो 3 8 24, 8x बचेगा, इसमें से 3 हटाएंगे यानी 3 का मल्टीप्लाई हटाएंगे तो 1280 बचेगा। 1280 को 3 से गुना करेंगे तो 3840 आ जाएगा, बराबर 0 तो बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये 3 जब हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि 3 का कोई काम नहीं है, ये 3 और इस कोष्ट में गुना का संबंध है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, यानी कि 0/3 लिखेंगे तो 0 ही होगा, ये जैसे है वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उस तरफ 3 को ले गए। आप कहेंगे आप 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ दोस्तों छुपा हुआ है, 0/3 0 ही होता है, इसलिए मैंने 3 को नहीं लिखा। 3 उधर गया तो 0/3 मतलब 0, 0 बट्टा अगर कुछ भी हो तो वह 0 होता है। ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसीलिए अतः यही है आपका द्विघात समीकरण का रूप। ये जो समीकरण है, जो सवाल कहता है उस तरह से आपका ये आंसर हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में अगर कहेगा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से आप लोग गुणनखंड विधि से आसानी तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने गुणनखंड विधि से आपको बहुत सारे सवाल बताए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 गणित NCERT मैथ का आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, जिससे कि आपको नोटबुक बनाने में बहुत आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना आते ही रहता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोज आएगा। अगर आप बेल आइकन को दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी में अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी सबसे पहले आती है हमारे चैनल पर और टेलीग्राम पर सबसे पहले पहुंच जाती है। तो आपको भी सारी खबर जो है घर बैठे आसानी तरीका से मिलता रहे, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है सूरज कुमार दी बेस्ट,
सूरज कुमार दी बेस्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।